दुआलुओ महाद्वीप डूलुओ डालू में टाइम ट्रैवल करके आने के बाद तुम कियान रेनशुए के संरक्षक बन जाते हो। जब तक वह एंजल गॉड का पद हासिल नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें अपनी दिव्य आत्मा को समेटकर सर्वोच्च भगवान का स्थान हासिल करना है। एक दिन जब तुम हेवनडू सिटी का दौरा कर रहे थे, तो तुम्हारी मुलाकात इत्तेफाक से श्रेक सेवन डेविल से हो गई। चूंकि तुम दिखने में बेहद हैंडसम और आकर्षक थे, इसलिए निंग रोंगरोंग ने तुम्हारे बेपरवाह होने का फायदा उठाकर तुम्हारी तरफ अपना गंदा हाथ बढ़ाया। गलत इरादे से छुआ। तुमने तुरंत पलटकर निंग रोंगरोंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उल्टा उसने ही तुम पर गलत तरीके से हाथ बढ़ाने का झूठा आरोप लगा दिया। श्रेक सेवन डेविल्स के बाकी सदस्य अपनी दबंगई दिखाते हुए फालतू की बहस करने लगे और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने की धमकी देने लगे। तुम बस एक बार मुस्कुराए और फिर से एक जोरदार थप्पड़ निंग रोंगरोंग के मुंह पर दे मारा। उसका गोरा चेहरा देखते ही देखते सूजकर लाल हो गया। वह अपने जलते हुए गाल को हाथ से छिपाकर आंसू बहाते हुए बोली, तुमने छिपकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मेरे पिता ने भी मुझे कभी इस तरह नहीं मारा। सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की इस बड़ी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की कोई परवाह नहीं थी। इस दुनिया में अब ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे करने की तुम हिम्मत न रख सको। तुमने शांति से एक बात कही, छोटी बच्ची, जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उसे छू नहीं सकती। इतना कहकर तुम आगे बढ़ गए। कियान रेनशुए ने जब यह देखा तो वह जल्दी से तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ी। उसके दिल में निंग रोंगरोंग के लिए नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कियान रेनशुए ने दबी आवाज में कहा, ग्रैंडपा टियान, आप वाकई बदल गए हैं। दादाजी कियान डाओलियू कहते थे कि आप पहले बहुत सीधे थे और इसी नाम के दम पर आप अपने नीचे के सभी सोल मास्टर्स को दबाकर रखते थे। तुम धीमे से हंसे और अपनी दो उंगलियों को मिलाकर चियान रेनशुए के माथे पर हल्के से मारते हुए बोले, तुम भी ना लड़की, अपने दादा की बकवास बातों पर कम ध्यान दिया करो। तुम्हारे इन ग्रैंडपा टियान का नाम तो उस लड़के चियान डाओलियू ने ही बदनाम कर रखा है। जब हम स्पिरिट सिटी वापस जाएंगे तो मुझे उससे अच्छे से हिसाब किताब चुकता करना होगा। चियान रेनशुए के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। कियान डाओलियू की कहानियों के अनुसार इन ग्रैंडपा टियान के पास जो सोल मार्शल वॉहॉन है, उसका नाम ह्यूमन एम्परर बैनर है। यह नाम जितना भव्य और विशाल है, उसमें से हमेशा उतना ही काला धुआं निकलता रहता है, जो वास्तव में किसी भी दुष्ट मार्शल सोल से कहीं ज्यादा भयानक है। छोटी लड़की, इतनी उत्सुक मत बनो, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुमने एक बार फिर उसके सिर पर थपकी दी। कियान रेनशुए ने हाँ में सिर हिलाया। ग्रैंडपा टियान, आप बस दिखावा करते रहिए। क्या गलत हरकत का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और तुम लोग इतनी जल्दी जाना चाहते हो? इस समय टांग सान 7 राक्षसों में से आगे निकल कर आया। जब उसने देखा कि रोंगरोंग को सताया गया है, तो वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए सामने कूद पड़ा। क्या तुम सच में इस पूजनीय को रोकने की कोशिश करना चाहते हो? तुमने बिना कोई आवाज किए अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा उस तरफ छोड़ दिया। टैंग सैन की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वो न चाहते हुए भी एक कदम पीछे हट गया। उसे रोकने का विचार पल भर में हवा में गायब हो गया। वह अपनी भौहें सिकोड़े बेबस होकर तुम दोनों को जाते हुए देखता रहा। स्याओसान, तुम्हें क्या हुआ? डाई मुबाई ने आगे आकर पूछा। टांग सान ने एक गहरी सांस ली। डाई बॉस, वे दोनों बहुत मजबूत हैं, खासकर वो सफेद बालों वाला व्यक्ति। उसने अभी जो आभा ऑरा दिखाई, वह कम से कम एक सोल सेंट या सोल डूलुओं की होगी। उस दबाव का एहसास वैसा ही था जैसा पहली बार दुगुबो का सामना करते समय हुआ था। डाई मुबाई ने ठंडी सांस ली। उसने सोचा था कि साधारण कपड़ों में वे दोनों कोई आम लोग होंगे, लेकिन नतीजा यह निकला कि वे सोल सेंट या उससे ऊपर के स्तर के हैं। इस बार वे लोहे की दीवार से टकरा गए थे। चलो पहले वापस चलकर एकेडमी के डीन को बताते हैं। यह मामला अब ऐसा नहीं रहा जिसे हम खुद सुलझा सकें। डाई मुबाई ने तुरंत फैसला लिया। टैंग सान ने सिर हिलाया और वापस अपनी टीम में शामिल हो गया। ऑस्कर और मा होंगजुन अभी कुछ पूछने ही वाले थे कि टैंग सान ने भारी आवाज में कहा, कुछ मत कहो, पहले वापस चलो। वे दोनों टैंग सान के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात हलक में ही दबा ली। शाओवू और जू जुकिंग मिलकर निंग रोंगरोंग को सहारा दे रही थीं और उसे चुप करा रही थीं। शाओवू ने जब देखा कि समझाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने तुम्हारे जाने की दिशा में घूर कर देखा। फिर उसने निंग रोंगरोंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, रोंगरोंग, भले ही वो आदमी खुद मौत को बुलावा दे रहा है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल काम करेगा। तुम्हें पहले का वो ब्यूले याद है ना? आज रात हम मौका देखकर इस आदमी पर वार करेंगे और तुम्हारी इस कड़वाहट का बदला लेंगे। तब तक मैं तुम्हें एक बार 8 स्टेज ड्रॉप का हुनर दिखाऊंगी। निंग रोंगरोंग ने पल भर में रोना बंद कर दिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। श्रेक के लोग 8 स्टेज ड्रॉप की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। शुरुआत में ब्यूले की शरीर की न जाने कितनी हड्डियां टूट गई थीं। शाओवू ने सोचा, मुझे अभी और गुस्सा निकालना होगा, नहीं तो आज जो अपमान सहना पड़ा है उसका हिसाब बराबर नहीं होगा। निंग रोंगरोंग ने मन ही मन गाली दी। उसने ये बिल्कुल नहीं माना कि गलती उसकी तरफ से शुरू हुई थी। उसे बस यही लगा कि तुम्हारा नाम उछालना तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात थी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसका साथ नहीं दिया। बस यही तय हुआ, रात को उससे पूरा हिसाब चुकता किया जाएगा। निंग रोंगरोंग लगातार नफरत से तुम्हें देखती रही। जू जुकिंग ने चिंता जताते हुए कहा, थर्ड ब्रदर सैनजे, शायद हमें ऐसा करने की इजाजत न दें। क्यों ना पहले वापस चलकर मामले को साफ कर लें और फिर बात करें। लेकिन शाओवू बहुत आश्वस्त थी। चिंता मत करो,
चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड ब्रदर हमेशा हमारी तरफ ही खड़े होंगे। मत भूलो कि हम श्रेक सेवन डेबल्स हैं। श्रेक एकेडमी के डीन के ऑफिस के अंदर टैंग सान ने आज हुई घटना की रिपोर्ट दी। फ्लेंडर और बाकी लोगों ने जब ये सुना तो लियू अर्लोंग का गुस्सा सबसे पहले भड़का। उसकी हिंसक ऊर्जा उबलने लगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे श्रेक के सिर पर चढ़कर बदतमीजी करे? शाओसान, मुझे उनके बारे में बताओ। ये बूढ़ी औरत आज ही जाकर उनका काम तमाम कर देगी। जाओ वूजी ने गुस्से में कहा। शाओसान, अगर तुम लोग मुसीबत खड़ी नहीं करोगे तो तुम अच्छे सोल मास्टर नहीं कहलाओगे। रोंग रोंग को इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा और तुम लोग उस जगह को तहस नहस करके नहीं आए। टैंगसन ने जल्दी से सफाई दी। हालांकि हमने मौके पर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया, लेकिन शायद हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। विरोधी की ताकत बेहद खतरनाक थी। उस आभा को याद करके टैंगसान के रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे जकड़ रखा हो और वो हिल भी न पा रहा हो। लियू अर्लोंग ने गुस्से में डांटा, ताकत है तो क्या कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे? जल्दी बताओ कि विरोधी की ताकत कैसी है। हमारे पास इतने सारे टीचर्स हैं, क्या हम उससे डरेंगे? ग्रैंड मास्टर यू शाओगांग ने भौहें सिकोड़कर भारी आवाज में पूछा। शाओसान, तुम्हारे हिसाब से विरोधी की ताकत कितनी हो सकती है? टैंग सैन ने अपने दिल के डर को दबाते हुए कहा। वो व्यक्ति एक सोल सेंट या सोल डुलुओ हो सकता है, या शायद उसकी ताकत एक टाइटल डुलुओ जितनी भी हो सकती है। ऑफिस के अंदर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया और सबने ठंडी सांस ली। फ्लेंडर झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जाओ वूजी के मुंह के कोने लगातार फड़कने लगे। गुस्से से उबल रही लियू एरलोंग पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वे लोग सोच रहे थे कि गोल्डन आयरन ट्रायंगल मिलकर इसे सुलझा लेंगे, लेकिन टाइटल डुलुओ के ये 4 शब्द किसी बड़े पहाड़ की तरह भारी लग रहे थे। इससे पहले हेवन डू इंपीरियल एकेडमी में डुगुबो से हुई भिड़ंत इसका एक जीता जागता उदाहरण थी। शाओसान, तुम कितने पक्के तौर पर कह सकते हो कि वो एक टाइटल डुलुओ है? यू शाओगांग ने बेहद गंभीर चेहरे से दोबारा पूछा। विरोधी ने हमें दबाने के लिए जिस आभा का इस्तेमाल किया वो इतनी शक्तिशाली थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। डुगुबो का सामना करने से इसकी काफी समानता थी। यू शाओगांग कुछ देर तक सोचता रहा। भले ही वह एक सोल डुलुओ हो, तब भी उससे पंगा मत लो, खासकर तब जब उसके टाइटल डुलुओ होने की भी थोड़ी गुंजाइश है। इस मामले को अभी के लिए यहीं दबा दो। बाकी लोग भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। सभी लोग आदेश मानकर ऑफिस से बाहर चले गए। इसके बाद निंग रोंग आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। ऑस्कर को उसने अपनी ठंडी निगाहों से वापस भेज दिया था। लड़कों के जाने के बाद जू जुकिंग ने शाओवू को समझाया, आज रात का प्लान कैंसिल कर दो। अगर विरोधी सच में एक टाइटल डुलुओ निकला तो क्या होगा? इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। शाओवू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वह व्यक्ति कभी भी टाइटल डुलुओ नहीं हो सकता। जू जुकिंग ने गहरी सांस ली। वह शाओवू की जिद के आगे हार गई थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। देर रात वे तीनों बिना कोई आवाज किए एकेडमी से बाहर निकल गईं। शाओवू ने उत्साह में कहा, समय हो गया है, चलो चलते हैं। निंग रोंग ने भी हामी भरी। जूजुकिंग को अभी भी टांगसान का वह अंदाजा याद था। उसने फिर से रोकने की कोशिश की। अगर सच में कदम उठाना है तो एक बार फिर सोच लो। शाओवू आत्मविश्वास से मुस्कुराई। अपना दिल छोटा मत करो। क्या मैं शाओवू ऐसी लड़की हूं जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे? जूजुकिंग के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। निंग रोंग की चिंता पूरी तरह से बदले की भावना में बदल चुकी थी। वे तीनों तेजी से हेवन डू सिटी की तरफ बढ़ने लगी। सबसे कम शारीरिक ताकत होने के कारण निंग रोंग सबसे पीछे रह गई थी। उसने मन ही मन ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? भले ही तुम टाइटल डुलुओ न हो, आज रात मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। ग्रैंडपा टियन, 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की निंग रोंग ने आप पर जो इस तरह का झूठा आरोप लगाया, क्या आपको सच में इसकी थोड़ी भी परवाह नहीं है? कियान रेंचुए ने पूछा। मुझे परवाह क्यों होनी चाहिए? शाओ शुए, क्या तुम्हें लगता है कि उनकी ताकत मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? उस तरह के कचरे को तो मैं एक थप्पड़ में ही ढेर कर सकता हूं। जो भी नहीं मानेगा उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। रात के समय एक सराय इन के बाहर। शाओवू, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि दिन वाला वो आदमी यहीं रहता है? जू जुकिंग ने उत्सुकता से पूछा। शाओवू ने सिर हिलाया। मुझ पर भरोसा रखो, दिन वाले वे दोनों निश्चित रूप से यहीं हैं। मुझे अपने अंदाजे पर पूरा भरोसा है। कैसा अंदाजा? निंग रोंग ने पूछा। खुशबू, मुझे उनके शरीर की खुशबू अच्छे से याद है। निंग रोंग और जू जुकिंग के चेहरे तुरंत उतर गए। सुनने में यह बात बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। शाओवू ने ज्यादा कुछ साफ नहीं किया। वह वास्तव में एक सोल बीस्ट थी। खुशबू को पहचानने की उसकी अपनी एक अलग क्षमता थी। तुम दोनों बस खड़ी रहो और मेरा कमाल देखो। शाओवू ने एक गहरी सांस ली और खुद को एक कमजोर और आज्ञाकारी लड़की की तरह दिखाने का नाटक किया। दरअसल तुम पहले ही उन तीनों के आने का एहसास कर चुके थे। पल भर में तुम्हें समझ आ गया कि वो क्या चाल चलने वाली है। यकीनन यह शाओवू कोई आम लड़की नहीं थी। निंग रोंग और जू जुकिंग अभी भी अंधेरे में छिपी हुई थी। शायद वे यह देखना चाहती थीं कि मुझ पर पीछे से छिपकर हमला कैसे होता है और कैसे पूरे शरीर की हड्डियां एक एक करके टूटती हैं। शाओवू धीरे धीरे करीब आई। अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर वह सड़क पर उछलते हुए चल रही थी। अचानक वह रुक गई, जैसे उसने हैरान होने का नाटक किया हो। क्या आप दिन वाले वही सीनियर हैं? ये तो बड़ा सरप्राइज है। उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मेरा नाम शाओवू है। आज जो भी गलतफहमी हुई थी, वापस जाकर हमने सब साफ कर लिया है। ये मेरी उस साथी की गलती थी जिसने सीनियर पर झूठा आरोप लगाया।
क्यों ना मैं उसे यहाँ लाकर आपसे माफी मंगवाऊं? शाओवू एक एक कदम करके तुम्हारे करीब आ रही थी और मन ही मन हिसाब लगा रही थी। तुमने शाओवू को घूर कर देखा। इस पूजनीय के सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा माफी मांगना तो बस एक बहाना है। बदला लेना ही तुम्हारा असली मकसद है। यह सुनकर शाओवू वहीं ठगा सा रह गई। पल भर के लिए उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सीनियर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस इत्तेफाक से सीनियर से मिली हूं। अगर सीनियर को भरोसा नहीं है तो मैं इसे साबित कर सकती हूँ। शाओवू ने जल्दी से सफाई दी। उसे डर था कि कहीं काम बिगड़ न जाए। उसके कदम अचानक और तेज हो गए। जब वह तुमसे सिर्फ 4 पैसे कदम की दूरी पर थी तो उसके शरीर पर अचानक सोल रिंग्स चमकने लगी और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी कौंधी। थर्ड सोल स्किल, टेलीपोर्टेशन। शाओवू ने दबी आवाज में एक हुंकार भरी और बिना किसी आवाज के तुम्हारे ठीक पीछे प्रकट हो गई। ये देखकर कि तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हो, शाओवू के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। हाँ, हो गया। जैसे ही यह आदमी पीछे मुड़ेगा मेरी सम्मोहन कला चर्म स्किल तुरंत शुरू हो जाएगी। एक बार जब यह सम्मोहन के जाल में फंस गया तो धीरे धीरे रोंग का बदला पूरा कर लूंगी। तुम पीछे मुड़े। तुम्हारी आंखें बिल्कुल शांत थीं और तुमने सीधे शाओवू की उन आंखों में देखा जो गुलाबी रोशनी से चमक रही थी। शाओवू जैसे ही बहलाने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी और उसकी सम्मोहन कला शुरू होने वाली थी, कहानी वैसे नहीं मुड़ी जैसा उसने सोचा था। तुम्हारा हाथ बिजली की तरह चला। तुमने उसकी सम्मोहन कला को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लोहे के शिकंजे की तरह अपना एक हाथ सीधे शाओवू के गले पर कस दिया। 30 से ज्यादा का लेवल होने के बावजूद तुम इस पूजनीय को सम्मोहित करके गिराने का सपना देख रही थी। यह सच में कोरी कल्पना थी। गला भींचे जाने के कारण उसकी सांस तुरंत अटक गई। शाओवू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वो छटपटाना चाहती थी लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। इतनी छोटी सी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीखी, बल्कि बिना जाने ही एक कुल्टा किंग न की तरह व्यवहार करना चाहती हो। वैश्यालय में रहने वाली कुल्टाओं का कोई मानवीय अधिकार नहीं होता। अगर उन जगहों के लोगों की नकल करना चाहती हो तो यह मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार किया जाएगा। यह कहते हुए तुमने बिना किसी खास हाव भाव के शाओवू के दोनों हाथों की तरफ देखा। अचानक एक असहनीय और दिल को चीर देने वाला दर्द उठा। शाओवू दर्द से चीख उठी। तुम्हारा कोई भी हाथ हिलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन उसके दोनों हाथ किसी मुड़े हुए बिस्कुट ट्विस्टेड डो की तरह आपस में मरोड़ दिए गए थे। उसकी हड्डियां एक एक करके टूट गईं और हड्डियों को चीर देने वाला यह दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उस भयानक चीख ने अंधेरी रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। निंग रोंग और जू जुकिंग यह देखकर दहल गईं और तुरंत बाहर की तरफ दौड़ी। शाओवू को जल्दी छोड़ो। जो भी बात है हमसे करो, वरना तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। निंग रोंग तेजी से आगे बढ़ी। जब उसने शाओवू के मरोड़े हुए हाथों को देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। शाओवू लगभग बेहोश होने वाली थी। उसकी हर एक टूटती हुई हड्डी उसकी जान लेने पर तुली थी। तुमने निंग रोंग पर एक नजर डाली और इस बदतमीज छोटी चुड़ैल को नजरअंदाज करते हुए अपनी ठंडी निगाहें वापस शाओवू के दोनों पैरों की तरफ टिका दी। शाओवू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह खौफ से भर गई। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाती, पैर से शुरू हुआ एक और असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। इस बार भी तुम्हारा कोई हाथ हिलता हुआ नहीं दिखा। उसके दोनों पैर भी किसी मुड़े हुए बिस्कुट की तरह मरोड़ दिए गए थे। हड्डियां एक एक करके टूटती जा रही थीं। निंग रोंग ने ठंडी सांस ली। शाओवू की इस हालत ने उसके होश उड़ा दिए थे। रोंग, जल्दी कोई तरीका सोचो। तुम मुझे कवर करो, मैं शाओवू को बचा कर लाती हूँ। जूजू किंग ने पहले मुंह खोला। निंग रोंग ने उसे रोका। फिर उसने चिल्लाकर कहा, मैं अपर 3 क्लैंस में से 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की लड़की हूँ। अगर तुमने शाओवू को नहीं छोड़ा तो तुम हमारे दुश्मन बन जाओगे। मेरे पिता मौजूदा क्लैन लीडर निंग फेंगजी हैं। स्वॉर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ, ये दोनों दादाजी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। अगर तुमने शाओवू पर और हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी तमीज से पेश नहीं आऊंगी। तुमने जब यह सुना तो तुम निंग रोंग की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराए। इसी समय चियान रेंशुए भी सराय के अंदर से बाहर आ गई। ग्रैंडपा टियान, यह निंग रोंग न जाने किसके दम पर हवा में उड़ रही है। क्यों न मैं इसके परिवार वालों को एक बार इत्तला कर दूं। क्युएर, जब भी कोई मुश्किल आती तुम अनजाने में ही परिवार की मदद ढूंढने लगती हो, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अगर एक दिन यह परिवार नहीं रहा तो तुम्हारा सहारा कहां से आएगा। खुद का मजबूत होना ही असली जड़ है। तुमने शांत भाव से उसे सिखाया। मत भूलो कि तुम्हारे ये ग्रैंडपा टियान ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कियान रेंशुए ने इस बात को गहराई से समझा। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। ग्रैंडपा टियान, आपकी इस सीख के लिए शुक्रिया। क्यूएर को सब समझ आ गया। निंग रोंग ने जब देखा कि तुमने उसकी धमकी को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया तो वह दोबारा धमकी देने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, लेकिन तुमने उसे कोई मौका नहीं दिया। तुम्हारी एक ठंडी नजर उस पर पड़ी और एक धमाके के साथ पहाड़ टूटने जैसा भयंकर दबाव अचानक उस पर हावी हो गया। निंग रोंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दोनों घुटने जमीन पर आ गिरे और नीले रंग के उस पत्थर से टकराकर उसके घुटने छिल गए। खून तेजी से बाहर बहने लगा। दिन में एक थप्पड़ खाया था और अब बदला लेना तो दूर,
वह खुद जबरदस्ती जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के पास 2 टाइटल डूलुओ हैं, स्वॉर्ड ग्रैंडपा और बोन ग्रैंडपा। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे इस तरह दबाया है तो वे तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निंग रोंगरोंग की जिद्दी फितरत जाग उठी थी और वह देखने में थोड़ी पागल सी लग रही थी। तुमने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। एक हाथ से शाओवू का गला भींचे हुए तुमने अपनी आंखों से शियान रेंचुए को इशारा किया। शियान रेंचुए इशारा समझ गई और सराय की तरफ मुड़ गई। तुम्हारे कदम भी बिना किसी जल्दबाजी के उसके पीछे चल पड़े। भागने की कोशिश मत करना कि इस ख्यावू को छोड़ो, निंग रोंगरोंग चिल्लाई। तुम्हारे कदम फिर भी नहीं रुके। तुम्हारी शांत आवाज पीछे गूंजी। ये वह जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से कोई भी कहानी गढ़कर इस पूजनीय पर झूठा आरोप लगा सको। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इस शाओवू लड़की को यह पूजनीय अभी अपने पास कैद रख रहा है। जहां तक तुम्हारी बात है, यह पूजनीय तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा है। वापस जाओ और अपने पिता निंग फेंगजी के साथ उन दोनों बूढ़े दादाओं को यहां लेकर आओ। 3 दिन का समय है। अगर निंग फेंगजी मुझसे मिलने हेवनडू सिटी नहीं आया तो वो भी मरेगा और तुम भी मरोगी। तुम्हारे उस 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन को भी यह पूजनीय एक साथ समतल तहस नहस कर देगा। बात खत्म होते ही तुम्हारा और कियान रेंचुए का साया वहां से गायब हो गया। एक आलीशान कमरे के अंदर वापस आकर तुमने शाओवू को किसी कचरे की तरह जमीन पर पटक दिया। ग्रैंडपा टियान, असली फसाद की जड़ तो वह निंग रोंगरोंग थी। फिर आपने उसे मौका क्यों दिया? निंग रोंगरोंग जैसे लोगों को तो मैं अपने एक हाथ के वार से न जाने कितनी बार मार सकती हूँ, लेकिन उसे इतनी आसानी से मार देना उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती। इसके अलावा तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रैंडपा टियान कोई बिना बात के कत्लेआम करने वाले इंसान नहीं है। ग्रैंडपा टियान, अगर निंग फेंगजी नहीं आया तो आप 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन को समतल करने की बात कर रहे हैं। क्या आप सच में पक्के तौर पर बिना बात के कत्लेआम नहीं कर रहे? कियान रेंगशुए को हवा में एक अजीब सा एहसास हुआ। तुमने कियान रेंगशुए पर एक नजर डाली और जानबूझकर बात को दूसरी तरफ घुमा दिया। वैसे क्यूएर, तुम्हारी मौजूदा ताकत अब लेवल 69 पर पहुंच चुकी है। तुम जल्द ही लेवल 70 के सोल सेंट के पड़ाव को पार करने वाली हो। तुम्हारे इन ग्रैंडपा टियान को तुम्हें एक उपहार देना चाहिए। 1 लाख साल की एक सोल रिंग। ये कियान रेंचुए के लिए एक अच्छा सरप्राइज होना चाहिए। शाओवू का खौफ और बढ़ गया और एक ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या मेरी असली पहचान उजागर हो चुकी है? ग्रैंडपा टियान, 1 लाख साल का सोल बीस्ट किस्मत से ही मिलता है। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतनी दौड़ भाग करने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम हल्के से मुस्कुराए। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। यहां एक पहले से ही मौजूद है। इस बार जब मामला सुलझ जाएगा तो तुम इसकी 1 लाख साल की सोल रिंग को सोख एब्जॉर्ब लेना। इस छोटी लड़की का असली रूप एक सॉफ्ट बोन रैबिट नू कोट थॉ है। उस समय तुम्हारे ग्रैंडपा टियान तुम्हारे लिए मसालेदार खरगोश के सिर की डिश बनाएंगे। ये सुनकर शाओवू हक्की बक्की रह गई। कियान रेंचुए ने भी एक ठंडी सांस ली। ग्रैंडपा टियान, आपकी इस सीख के लिए शुक्रिया। शुएर को सब समझ आ गया। नोट: कियान रेंचुए's dialogue modified slightly for logical consistency with previous query segment ग्रैंडपा टियान। आपके कहने का मतलब है कि यह शाओवू 1 लाख साल का इंसानी रूप धारण किया हुआ सोल बीस्ट है। तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्या कियान रेंचुए को समझ आया? उसकी आंखें जब शाओवू की तरफ मुड़ी तो उनमें थोड़ी अजीब सी चमक थी। मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। रोंगरोंग, तुम जल्दी कोई तरीका सोचो। शाओवू पूरी तरह से खौफजदा थी। मार्शल आर्ट्स हॉल के बाहर निंग रोंगरोंग किसी तरह जू जुकिंग के सहारे खड़ी हो पाई थी। रोंगरोंग, आज हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शाओवू को पकड़ लिया गया था। अगर थर्ड ब्रदर को पता चला तो वो निश्चित रूप से गुस्से से पागल हो जाएंगे। जू जुकिंग ने एक गहरी सांस ली। थर्ड ब्रदर के पास निश्चित रूप से शाओवू को बचाने का कोई न कोई रास्ता होगा। डीन और बाकी लोग भी कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। इसके अलावा मेरे पिता और वे दोनों दादाजी भी हैं। जू जुकिंग ने एक हल्की सांस ली और निंग रोंगरोंग को अपनी पीठ पर लादकर वापस चल पड़ी। पीठ पर लेटी हुई निंग रोंगरोंग नफरत से एक दिशा में देखती रही। आज का यह बदला मैं निंग रोंगरोंग हर हाल में लेकर रहूंगी। कुछ ही समय बाद श्रेक एकेडमी के डीन फ्लेंडर के ऑफिस में टैंग सैन के नेतृत्व में श्रेक के 7 राक्षस वहां जमा हुए। फ्लेंडर, ग्रैंड मास्टर यू शाओगांग, ल्यू एरलोंग और बाकी मुख्य मेंबर्स भी वहीं मौजूद थे। ऑफिस के अंदर एक भारी और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। टैंग सन की दोनों आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी मुट्ठियां आपस में भींच रही थीं, जिससे हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। सियाओवू को पकड़ लिया गया है, यहां तक कि उसके हाथ पैर भी मरोड़कर तोड़ दिए गए हैं। उसके गले से किसी जंगली जानवर जैसी घुरघुराहट निकल रही थी। टैंग सन को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन जब रोंगरोंग ने उसे किसी को जिंदा चबा जाने वाले लुक में देखा तो उसकी हिम्मत थोड़ी कमजोर पड़ गई। थर्ड ब्रदर, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती थी कि मैंने बिना सोचे समझे कदम उठाया। अगर वो अपना मुंह न खोलती तो बात अलग थी। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, टैंग सैन अपने उस आसमान छूते गुस्से से तुरंत होश में आ गया। अब माफी मांगने से क्या फायदा होगा? पहले